साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहद मुल्क है जिसने 6 के करीब एटमी हथियार होने के बावजूद अपने एटमी सिस्टम को ख़त्म किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी मुल्क एटमी हथियार क्यों रखता है। या तो वो न्यूक्लियर डिटेरेंस पैदा करने के लिए रखता है, यानी कि अपने दुश्मन या हरीफ को इस बात से बावर कराया जाए कि अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो उसका नतीजा न्यूक्लियर वार या न्यूक्लियर हथियार की सूरत में दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ बैलेंस ऑफ पावर, और तीसरी चीज़ कन्वेंशनल वार को रोकने के लिए। या इसके अलावा एक और वजह हो सकती है कि अगर कोई भी एक ग्लोबल पावर है तो दूसरी ग्लोबल पावर को टैकल करने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के मामले में इस तरह बिल्कुल भी नहीं। साउथ अफ्रीका के जोहरी हथियार बनाने के पीछे दो अहम वजूहत हैं, जिनमें से एक है कोल्ड वार यानी सर्द जंग और दूसरी है डीकोलोनाइजेशन। साउथ अफ्रीका 1910 में आज़ाद हुआ और जनरल लुईस बोथा इसके पहले वज़ीर आज़म बने। इसके बाद 1914 में ब्रिटेन के कहने पर साउथ अफ्रीका ने जर्मन टेरिटरी यानी जर्मन कॉलोनी ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसे हम आजकल नमीबिया कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और ये टेरिटरी 1990 तक साउथ अफ्रीका की हिस्सा रही। एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रजीम काम कर रहा था और 1958 में बाकायदा 8-10 बंदूक बनाकर अपार्थाइड को हवा दी गई और प्रमोट किया गया, इसी तरह साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका यानी नमीबिया में भी अपार्थाइड के रूल लागू कर रहा था। और 1976 तक साउथ अफ्रीका को किसी भी पड़ोसी मुल्क से किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि पड़ोस में पुर्तगाल की 2 कॉलोनीज वाक़ थी। ईस्टर्न साइड पर मोज़म्बिक और वेस्टर्न साइड पर अंगोला थे। लेकिन 1976 में पुर्तगाल में कार्नेशन रेवोल्यूशन आता है, जिसके नतीजे में एस्तादो नोवो की गवर्नमेंट को और इसकी डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। जिसके बाद पुर्तगाल ये फैसला करता है कि हम मज़ीद कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते, और इस तरह से वो अपनी कॉलोनीज को ख़त्म कर देती है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है साउथ अफ्रीकन रीजनल पावर पॉलिटिक्स पर। पुर्तगाली डीकोलोनाइजेशन के बाद मोज़म्बिक में समाओ मैचल की फ्रीलिमो, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो फॉर्म होती है। फ्रीलिमो अफ्रीकन लिबरेशन को सपोर्ट करती है और इस तरह ये ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि साउथ अफ्रीका की पार्टी थी और नेल्सन मंडेला जिसका हिस्सा थे, उसको सपोर्ट करती है और इसको अपने मुल्क से ऑपरेट करने की इजाज़त देती है। और दूसरी तरफ रोडोजिया की जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी ज़ैनू यानी जिम्बाब्वे नेशनल अफ्रीकन यूनियन, जो कि बाद में 1975 में 200 में स्प्लिट और ज़ैनू FP जो थी उसको रॉबर्ट मोगेबे लीड कर रहे थे, उसको इसने अपने मुल्क से ऑपरेट करने की इजाज़त दी। मोज़म्बिक के कम्युनिस्ट रजीम ने रोडेशियन बुश वार में बहुत अहम किरदार अदा किया है। यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे और इसकी जीनो पार्टी के गुरिल्ला फाइटर्स को ऑपरेट करने की इजाज़त मिल जाती है और वो यहाँ से रोडेशिया में वाइट फार्मर्स से बाकायदा तौर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से वाइट लोग साउथ अफ्रीका माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरह आइम्स में जो उस वक्त रोडेशिया के वज़ीर आज़म होते हैं, उन पर एक प्रेशर बिल्ड होता है और जिसके नतीजे में 1979 यानी 1979 में इंग्लैंड में लैंकास्टर एग्रीमेंट होता है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पावर शिफ्ट कर दी जाती है और रॉबर्ट मुगाबे इस तरह जिम्बाब्वे के पहले वज़ीर आज़म बनते हैं, जो कि 1980 से 1987 तक रहते हैं और 1987 से लेकर 1917 तक ये जिम्बाब्वे के दूसरे सदर मुंतखब होते हैं। अब हम बात करते हैं अंगोला की। नवंबर 1975 में पुर्तगाल के डिपार्ट करने के बाद अंगोला में 3 राइवल ग्रुप पावर के लिए कम्पीट कर रहे थे। उनमें से जो सबसे अहम और कम्युनिस्ट ग्रुप था उसका नाम था मपला यानी पीपल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला। दूसरे थे यूनिटा और फिनला। US नहीं चाहता था कि मोज़म्बिक के बाद रीजन में एक और कम्युनिस्ट रिजीम इंस्टॉल हो, इसलिए US ने साउथ अफ्रीका को इंटरवेन करने के लिए अपील की और इसके बदले में हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करने का वादा किया। जब साउथ अफ्रीका ने यूनिटा और फिनला को अपनी सपोर्ट प्रोवाइड की तो इसके नतीजे में दूसरी तरफ क्यूबा ने मपला को सपोर्ट करने के लिए अपनी फौजें भेजी थी और मपला ने कैपिटल लोंडा को फतेह कर लिया। जब बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बात फैली और US पर प्रेशर बिल्ड हुआ तो US ने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया, जिसके बाद वार एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी और मपला अंगोला पर कंट्रोल कर चुका। ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका साउथ अफ्रीकन रीजन में कोल्ड वार हार जाता है, जिसके नतीजे में साउथ अफ्रीका अपने जोहरी हथियारों के प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ कर देता है और
اور ویلا انسیڈنٹ، جس میں پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ میں 1979 میں کچھ ڈبل فلیش لائٹ محسوس کیے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ نے ایٹمی تجربے کیے تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایٹم پمپ بنانے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ اگر ساؤتھ افریقہ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے اور چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، تو اس نتیجے میں کلاہار ریجن میں انڈر گراؤنڈ دھماکے کیے جائیں گے اور کسی بھی عالمی طاقت کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ انٹروین کرے اور رجیم کو بچایا جا سکے۔ بعد میں جب سوویت یونین ڈسٹیبلائز ہونے کے قریب تھی تو یو ایس کی طرف سے ساؤتھ افریقہ کو آرڈر دیا گیا کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کریں، کیونکہ اب انہیں ریجن میں یا انٹرنیشنل کسی بھی چیز سے تھریٹ نہیں ہے، تو اس طرح ان کے جوہری ہتھیاروں کو ختم کیا گیا۔ اور آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے جوہری ہتھیار ہونے کے باوجود ان کو ختم کیا۔